विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नदी के या बहते जल के कार्य को देख रहे हैं। तो अभी तक हमने नदी के जो कार्य का परिचयात्मक दृष्टि से अवलोकन किया है। तो आज हम नदी के अपर्दन कार्य को विस्तार से देखेंगे कि नदी का जो अपर्दन कार्य है वो किन कारकों के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा करता है। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। नदी के अपर्दन कार्य में 4 प्रमुख प्रक्रम होते हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं। इनमें अपर्दन के साथ परिवहन का कार्य भी सम्मिलित होता है और अपर्दन के 4 प्रक्रम निम्न प्रकार हैं। जल गति क्रिया, जिसे हाइड्रोलिक एक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोटिक एक्शन भी कहा जाता है इसे। दूसरा अपघर्षण या जो कोरोजन या अब्रेशन भी कहते हैं। तीसरा है एट्रीशन, जिसे संधिघर्षण कहते हैं। चौथा है संसारण क्रिया, जिसे हम विस्तार से देखेंगे। अतः नदी के अपर्दन कार्य में भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का अपर्दन होता है। नदी द्वारा मुख्यतः भौतिक व यांत्रिक जल गति क्रिया द्वारा, अपघर्षण द्वारा तथा संनिघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा तथा रासायनिक अपर्दन संसारण क्रिया द्वारा किया जाता है। तो नदी जो अपना अपर्दन कार्य है भौतिक तथा रासायनिक अपर्दन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से करती है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि जल दाब क्रिया या जल गति क्रिया, जिसे हाइड्रोलिक एक्शन जिसे कहा जाता है। तो हाइड्रोलिक एक्शन के अंतर्गत में यह क्रिया गतिमान जल के बल या दाब क्रिया से उत्पन्न होती है, जो अदृश्य पदार्थ को वो संप्रेषित करती है और शैल विद्रोह में तरंग गति से प्रवेश करता हुआ जल पवन को संपीड़ित करके उसके ठोस शैलों को तोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि जो जल का अपने आप में जो प्रहार है वो त्रिप्रहारी जो अपर्दन के कार्य को सक्षम होता है करने के लिए। जल की प्रक्षोभी और मंदर गति का भी बहुत भंवर गति का भी बहुत शक्तिशाली होती है और इससे जल अपने बहने के मार्ग में किसी भी वक्र पर तटों का तलोच्छेदन कर देती है। यह प्रक्रिया तट गुहायन यानी बैंक कार्विंग कहलाती है। तीव्र गति से प्रवाहित जल द्वारा अपर्दन कोट्रेशन क्रिया के रूप में होता है। हवा के बुलबुले या जलवाष्प निपातित होकर प्रघाती तरंगों के रूप में तटों पर प्रहार करती है और अल्प संपीड़ित बालुकाएं, मृत्तिकाओं, बज्री और शपित मलबे को सरलता से निर्धारित कर देती है। इस प्रकार प्रवाहित जल बिना मलबे के स्वयं भी अपर्दन कार्य करने में सक्षम होता है। दूसरा है आपका अपघर्षण। अपघर्षण से आशय जल में जो मलबा है वो एक औजार की तरह कार्य करता हो, इसके तली पे किनारों पर वो घर्षित करने का कार्य करता है। यह कार्य गति से होता है तथा भंवरों के द्वारा तली के छिद्रों में कंकड़ियों को चक्करदार गति में घुमाया जाता है और इससे जल गर्तिकाएँ बनती रहती। यह क्रिया जलज गर्तन कहलाती हैं। पर्वतीय भागों में इस क्रिया द्वारा बड़े बड़े कुंडों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अपघर्षण नदी की तली का उत्खनन और निघर्षण होता रहता है। इससे अपघर्षण के रूप में ऊर्ध्वाकार या लंबवत अपघर्षण भी कहते हैं। इस कारण से नदी की घाटी गहरी और चौड़ी होती जाती है। इस क्रिया से जो मलबा प्राप्त होता है वह उसी नदी द्वारा प्रसरित किए जा रहे जल में मिल जाता है और एक अपघर्षणकारी कारक बन जाता है। इस मलबे के द्वारा जब नदी के तटों का अपघर्षण होता है तो इसका रूप क्षैतिज अपघर्षण कहलाता है। ऊर्ध्वाकार अपघर्षण प्राय रुक जाने से है और नदी के स्लेक वक्र पर बाहर की ओर पार्श्व अपघर्षण होता है तो उसका संतुलन उस मंदगामी जल के वक्र के भीतरी पार्श्व पर निक्षेपण के द्वारा होता रहता है। किसी नदी की
भार रहित अवस्था के बीच एक ऐसी अवस्था का बिंदु होता है जिस पर लंबवत अपघर्षण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तीसरा है जो है वो आपका संसारण क्रिया कहलाती है। कोरेजन या सॉल्यूशन या घोलीकरण जिसे कह लीजिए, यह जल का घोलन कार्य होता है। इस क्रिया द्वारा नदी अपने मार्ग के शेल पदार्थों को अपने जल में घोलती चलती है। नदी के जल की घोलन शक्ति खारेपन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के सम्मिश्रण से बढ़ जाती है। जल में इनकी मात्रा शैलों पर निर्भर करती है। विशेषतः चूना पत्थर, डोलेमाइट, लवणीय शैल पदार्थ अधिक घुलनशील होते हैं और अम्लीय जलों में बड़ी तेज़ी से घुल जाते हैं। फिर किस नदी में घुले हुए पदार्थ का सबसे अधिक भाग उस भूमिगत जल द्वारा संभारित होता है जो इसमें स्रोत से आकर बहता है। नदी का प्रवाही जल भी तली की शैलों और पार्श्वों की शैलों में से घुलनशील पदार्थ को अपने अंदर घोलता हुआ चलता है तथा परिवर्तित हो रहे तथा नदी का जल प्रवाही जल से तली के को घुलनशील पदार्थों को अपना घोलता हुआ चलता है तथा परिवहित हो रहे मलबे से भी जल घुलनशील पदार्थों को संसारित करता रहता है। नदियों द्वारा शैल पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा घोल के रूप में सागर में पहुंचती है। मरे नामक विद्वान के अनुसार नदी के प्रत्येक घन मील में औसतन 362.587 टन खनिज पदार्थ होते हैं, जिसका लगभग आधा पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संसार की समस्त नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष 6500 घन मील जल में से अधिक कुछ अधिक मात्रा में सागर में डाला जाता है। इसलिए मरे के अनुमान से माना जाए तो प्रति वर्ष लगभग 5 अरब टन खनिज पदार्थ जल में घुली हुई दशा में जल से थल से जाकर समुद्र में पहुंचाया जाता है। इसके बाद में जो चौथा जो एक और कारक है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण को जैसे कि आपको विदित है, सन्निकर्षण में आपस के जो कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े हैं वो परस्पर टकराते हुए चलते हैं। अपने आकार में निरंतर कमी होती जाती है, घिसकर गोल होकर और नुकीले किनारे समाप्त होकर गोल गोल पिंड बन जाते हैं। तो ये सन्निकर्षण का ही परिणाम है और ये इसकी अपर्दन क्रिया का एक प्रमुख प्रक्रम है। अब हम इसके बाद देखेंगे अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपर्दन को प्रभावित करने के लिए नदियों में सभी स्थानों पर समान रूप से एक समान कारक नहीं होते, जिससे नदियों द्वारा किए गए अपर्दन में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। इन कारकों को हम निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। एक तो है नदी की ढाल प्रवणता। नदी के ढाल की प्रवणता जितनी अधिक होगी उसमें अपर्दन की क्रिया भी अधिक होगी, क्योंकि यह कारक जल के वेग तथा उसकी अपर्दन शक्ति को प्रभावित करता है। पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों में ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण पदार्थ या मैदानी भागों की अपेक्षा अपर्दन क्रिया अधिक प्रभावशाली रहता है। नदी प्रणाल की ढाल प्रवणता फीट प्रति मील में नापी जाती है। दूसरा प्रमुख कारक है नदी का वेग। नदी के जल वेग तीव्र होने पर अपर्दन अधिक मात्रा में ही होगा।